नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो आपको बता दें, कोरोना महामारी से निपटने में वाराणसी मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ में खास बातचीत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही शहर में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वाराणसी में डीआरडीओ और सेना की ओर से संचालित पंडित राजन मिश्र कोविड हॉस्पिटल की गतिविधियों की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जिले के नॉन कोविड अस्पतालों की कार्यप्रणाली की भी यहां पर पीएम समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे। बताया ये जा रहा है कि बातचीत के दौरान कोरोना से उपजे हालात को संभालने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही भविष्य की तैयारियों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री 1.5 महीने में 40% संक्रमण दर को 3% पर लाने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए भी दिखाई देंगे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर की जबरदस्त चपेट में आए वाराणसी ने 1.5 महीने में स्थिति को पूरी तरीके से संभाल लिया है। तो वहीं पर यूपी में कोरोना मामलों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 6,725 नए मामले देखने को मिले हैं, जबकि 238 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको देखकर तमाम समीक्षा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर आज वाराणसी में भी वो डॉक्टर्स के साथ में बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर यूपी से चंद्रसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, जिस तरीके से कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही तमाम जिलाधिकारियों के साथ में बातचीत करी थी और क्या कुछ स्थितियां उनके प्रदेश और जिले में बनी हुई है उसको लेकर उनकी ओर से जानकारी जुटाई गई, समीक्षा यहां पर की गई थी। लेकिन जिस तरीके से यूपी के वाराणसी का मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस मॉडल में खास है और कहीं ना कहीं पीएम इस खास मॉडल की वजह से ही आज वहां पर डॉक्टर्स के साथ में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। चंद्रसेन, प्रीति, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अपनी चपेट में ले लिया था। वाराणसी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे, लेकिन संक्रमण दर जो 40% से ऊपर चली गई थी वो अब 4% से भी कम हो गया है। कोरोना की इस लड़ाई में वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री ने जो मॉडल उसकी प्रशंसा की थी और वहां के डीएम की भी प्रशंसा की थी कि जिस तरीके से 40% संक्रमण था वो घट के 4% हो गया, तो इसके लिए काफी उन्होंने तारीफ भी की थी और उसी मॉडल को दूसरे देश जो राज्य हैं उन पर भी अमल करने के लिए कहा गया था। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री जी आज 11 बजे जो फ्रंट लाइन वॉरियर है उनके साथ में वाराणसी में वर्चुअल मीटिंग करेंगे और ये जानेंगे कि जो मॉडल है वो किस तरीके से चलाया गया है। इसके अलावा जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है उसकी भी प्रधानमंत्री जी समीक्षा करेंगे और पंडित राजन मिश्रा समेत कई कोविड अस्पतालों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री जी करेंगे। डॉक्टर चंद्रसेन, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही वाराणसी मॉडल जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेकर तमाम लोग जो है या तमाम राज्य जो है वो भी इसे धीरे धीरे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, कुछ दिन पहले जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करी और लगातार मुख्यमंत्रियों से बातचीत वो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अब वो डॉक्टर से बातचीत करेंगे, यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोरोना की इस महामारी में जो मनोबल लोगों का टूटता हुआ नजर आ रहा है, लोग सीधे पीएम से बात नहीं कर सकते, तो तमाम डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उनके लिए कह सकते हैं कि वाकई ये काफी अच्छी बात है कि पीएम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, उनका मनोबल यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और भी उत्साह के साथ आने वाले दिनों में यहां पर वो लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देंगे। प्रति, जैसे ही कोविड की शुरुआत हुई थी भारत में, आप देखिए कि पिछले साल मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री ने लगातार आकर टीवी पर अपने देश के नागरिकों से बात की, फ्रंट वॉरियर से बात करी। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात रेडियो में आता है आखिरी इतवार को, उसमें उन्होंने लगातार बात की। संवाद हमेशा प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों के साथ में किया है, जो लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि कोरोना के समय मनोबल और हौसला अगर बढ़ा रहा
तो वो कोरोना उतना आक्रामक नहीं हो पाता, उतना संक्रमण नहीं फैला सकता है। तो प्रधानमंत्री ने पिछले साल मार्च से लेकर अब तक लगातार कई मीटिंग ऐसे करी, देशवासियों से लगातार बात करी, उनको संदेश दिया, उनको अपने भाषण में हमेशा बताया कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। दो ही तरीके हैं, या वैक्सीन और दूसरा सावधानी, उसको कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री ने लगातार बात करी है अपने देशवासियों से, और फ्रंट वाले जो लाइन के लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, मीडिया के लोगों से भी उन्होंने बात करी कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण पर हम विजय पा सकते हैं और सब कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सकता है। साल 2020 की अगर चंद्रसेन हम बात करें तो देश भर में फिलहाल जैसे वाराणसी मॉडल चर्चा का विषय बना हुआ है, तो राजस्थान का भीलवाड़ा भी एक टाइम में चर्चा का विषय बना हुआ था। तमाम राज्य जो थे वो इसे अपनाने की कोशिश कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान की भीलवाड़ा मॉडल की काफी तारीफ की गई थी। तो मान सकते हैं कि वाराणसी में जो मामले एक महीने के अंदर डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत से कम हुए हैं, यही एक बड़ी वजह है कि आज वहां के डॉक्टर से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसे तरीके, क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस उनकी ओर से अपनाई गई है कि वहां पर एक महीने में इतना असर देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए संक्रमण अगर 40% से ऊपर चला जाए और 4% से कम हो जाए तो जाहिर है कि उस मॉडल को पर चर्चा करने की जरूरत है, उस मॉडल पे बात करने की जरूरत है, और वही मॉडल जो हमारे अन्य राज्य हैं उन पर लागू करने की बात है। देखिए सक्सेस स्टोरी को सब लोग फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से डीएम कौशल राज शर्मा ने जिस तरीके से कोरोना पे नियंत्रण किया, संघ प्रशासन ने मिलकर नियंत्रण किया, हालांकि उसमें वाराणसी के जो नागरिक उनका भी काफी योगदान है, क्योंकि शासन प्रशासन और की ओर से जो मैसेज जाता है उसको फॉलो करना एक हमेशा नागरिक का ही काम होता है। और दूसरी सबसे अहम बात है, जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है उस पर यह मैसेज देना कि बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा, और बच्चे कैसे सीखते हैं, घर के में अपने अभिभावक रोल मॉडल होते हैं, अगर वही अगर फॉलो नहीं करेंगे कोरोना का, वो मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे, या घर से बाहर अनसा निकलेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो ये मैसेज आप शासन प्रशासन और सरकार काम तो दे ही रही है, लेकिन अभिभावकों को भी ये मैसेज अपने बच्चों को देना होगा कि तीसरी लहर से वो कैसे बच सके। बिल्कुल। चलिए चंद्रसेन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमका बता दें, यूपी से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वाकई ही वाराणसी का मॉडल जो है देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, और यही एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां के तमाम डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। तो आपको बता दें, कोरोना महामारी के दौरान अब ब्लैक फंगस चिंता का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। साथ ही सभी राज्यों की सरकारों से इस महामारी एक्ट के तहत में नोटेबल डिजीज घोषित करने के लिए कहा है, यानी कि राज्यों को ब्लैक फंगस के मामले, मौत और इलाज और साथ ही दवाओं का हिसाब यहां पर अलग से रखना होगा। वहीं पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसके मरीजों के इलाज के लिए अलग से सेंटर्स भी यहां पर बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस इंफेक्शन के केस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे कोरोना मरीजों की मौत की संख्या भी बढ़ रही है, जो कि हमारे सामने एक नई चुनौती उभर कर आई है। कई राज्यों के कोरोना मरीजों में म्यूकर माइक्रोसिस नाम का फंगस इंफेक्शन सामने आया है। खास तौर से उन मरीजों में ये ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है जिन्हें स्टेरॉयड थेरेपी दी गई है, यानी कि जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित है, उन लोगों में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार देश भर में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि एक और तो कोरोना से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, दूसरी ओर अब नई चुनौती निकलकर सामने आई है। हालांकि वो बात अलग है कि तमाम राज्य सरकारों की ओर से कह सकते हैं कि इस बीमारी को भी महामारी घोषित कर दिया गया है, और अलग से आंकड़े इसके जुटाने की बात यहां पर कही जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई सरकार प्रशासन इस नई बीमारी से लड़ने के लिए भी तैयार है। नीरज, देखिए, बीमारी के हमें मूल में जाना पड़ेगा। आखिर ये ब्लैक फंगस बीमारी अचानक उभरी कहां से? कोविड का जो पेंडेमिक आया है, इस पेंडेमिक, इस महामारी के आने के बाद में अब जब रिकवरी होने लगी है या कुछ मौतें होने लगी है, इसके बाद में अचानक से ब्लैक फंगस उभर करके सामने आया है। और चिकित्सा जो विशेषज्ञ हैं वो अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि जो दवा देने का तरीका है कोविड मरीजों को, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो रही है, और उस वजह से ये बीमारियां उभर करके सामने आ रही है।
ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में जो प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी गड़बड़ है और बकायदा इसको सुधारे जाने की एक बड़ी आवश्यकता है। अब देखिए, कोरोना के जो मरीज हैं, एक तो पहले ही जो कोरोना है ये बताया जा रहा है कि ये पेनक्रियास को भी प्रभावित करता है और डायबिटीज, कोरोना होने के बाद में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रही है। दूसरा, जब डायबिटीज हो जाती है तो डायबिटीज वाले लोगों में ब्लैक फंगस तेजी से फैलता है। इसके साथ ही कोविड का जो उपचार किया जा रहा है, इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिस तरीके से बेइंतहा उपयोग हो रहा है, उसके चलते भी रेमडेसिविर को भी एक डायबिटीज बढ़ने का कारण माना जा रहा है कि पेनक्रियास को इफेक्ट करता है और पेनक्रियास जो है इससे डैमेज होता है और उससे इंसुलिन कम बनता है बॉडी से, उससे एक बड़ा नुकसान होता है और उसके कारण जो डायबिटीज बढ़ जाती है उसके बाद फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। दूसरी एक चीज महत्वपूर्ण ये निकल करके सामने आ रही है कि जो ब्लैक फंगस है, इसके अंदर पर्सनल हाइजीन जो है मरीजों का सही से नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों के डायबिटीज है या फिर जो डेक्सोमीथासोन एक दूसरा साल्ट है जो कि स्टेरॉइड है, एक 10 रुपए का इंजेक्शन आता है, जान बचाने के दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इसको सीमित मात्रा में ही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो स्टेरॉइड केवल जान बचाने के लिए तब दिए जाते हैं जब मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, और इसके लिए भी ये प्रोटोकॉल है कि करीब 10 दिन तक इसको दिया जा सकता है। लेकिन अंधाधुंध स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, डेक्सोमीथासोन नहीं और भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं और उनको अंधाधुंध लिखा जा रहा है, दिया जा रहा है मरीजों को, और लंबे समय तक स्टेरॉइड्स चल रहे हैं। इनके बहुत बड़े दुष्प्रभाव बाद में सामने आते हैं। एक बार तो बुखार तोड़ने के चिकित्सक इस प्रकार के स्टेरॉइड्स लिख देते हैं, लेकिन बाद में एक नुकसान जो है वो मरीज के शरीर को होता हुआ नजर आता है। और उसी स्टेरॉइड्स का प्रभाव ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो है पूरी तरीके से कोलैप्स करता है, बहुत कम इम्यून सिस्टम रह जाता है और फिर फंगल इन्फेक्शन हो या अन्य प्रकार के इन्फेक्शन हो, जब वो शरीर के अंदर आते हैं तो मरीज की नेचुरल जो एंटीबॉडी है वो उससे लड़ नहीं पाती है और इसके चलते इस प्रकार के ये जो केसेस हैं निकल करके सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से अब सरकार ने भी इस चीज को मान लिया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने खुद बयान जारी करके कहा है कि कोरोना के उपचार के दौरान अधिक स्टेरॉइड देने से ब्लैक फंगस की आशंका को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही स्टेरॉइड दिए जाने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से आपने बताया, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना को सही करने के लिए डॉक्टर्स की ओर से जो जल्दबाजी की जाती है, दवाइयां देने में जो अनदेखी की जा रही है, ये एक बड़ा वजह मान सकते हैं कि ब्लैक फंगस के तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी वजह से इसे महामारी घोषित किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्दी इसे कंट्रोल में कर लिया जाएगा। देखिए, डॉक्टर जो है, डॉक्टर सही है गलत है ये बात का विषय है। अभी ये महामारी है और महामारी में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो टीका भी, वैक्सीनेशन भी लगाया जा रहा है, ये अंडर ट्रायल ही लगाया जा रहा है। जो फॉर्म भर करके आया है, केंद्र सरकार से जो फॉर्म आया वो ट्रायल कहा गया। अब छोटे 2 साल के बच्चों से लेकर के 18 साल तक के बच्चों में भी ट्रायल शुरू हो जाएगा इस टीके का जल्दी। तो ये सब कुछ ट्रायल बेसिस पे चल रहा है कि आपका है, आपका के समय ट्रायल कर लिया जाए और इससे पहले ट्रायल के कुछ फेस होते हैं, वहां से गुजरता है, पास होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं और ये त्वरित और क्षणिक रिजल्ट हैं जो कि अच्छे आ रहे हैं और उसके आधार पर इसको अनुमति दी जा रही है। लॉन्ग टर्म इनके क्या इफेक्ट होने वाले हैं कोई नहीं जानता। दूसरा, इनके रिएक्शन क्या होंगे बॉडी के अंदर, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे। बिल्कुल नीरज, कुल मिलाकर कह सकते हैं सबसे पहले यही प्रायोरिटी है कि तमाम लोग जो बीमार हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द बचा लिया जाए और शायद यही वजह है कि तमाम डॉक्टर्स की ओर से भी लगातार इस तरीके से थेरेपी वहां पर दी जा रही है कि सबसे पहले जरूरी है इंसान की जान बचाना। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हमारे साथ आपने साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, देश में खाद्य तेल की महंगाई रोकने के लिए सरकार ने खास प्लान यहां पर बनाया है, जहां पर सरकार ने किसानों को सोयाबीन और मूंगफली के उन्नत बीज बांटने की योजना बनाई है। तो वहीं पर सरकार किसानों को मिनी किट बांटने जा रही है और इस किट में सोयाबीन और मूंगफली समेत कई दानों के बीज यहां पर दिए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, सरकार इसके लिए करीब 82 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल सरकार ये चाहती है कि देश में दालों की पैदावार को काफी बढ़ाया जाए, जिससे महंगाई पर लगाम भी लगाया जा सके और किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। तो इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से कहा गया कि राज्य सरकारों के साथ में परामर्श करके मिनी किट बांटने की तैयारी फिलहाल यहां पर केंद्र सरकार की ओर से लगभग पूरी कर ली गई है और इस साल करीब 20 लाख किसानों को ये किट बांटी जाएगी। इस किट का पूरा खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी। किट में सोयाबीन, मूंगफली, साथ ही तिल, उड़द और मूंग दाल के बीज यहां पर बांटे जाएंगे। वहीं पर दूसरी ओर सरकार ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय
मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत यहां पर मीठी क्रांति जैसी पहल से देश में शहद का उत्पादन और निर्यात काफी बढ़ रहा है। वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के विकास के लिए मीठी क्रांति के तहत में 300 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। साथ ही NBHM को आत्मनिर्भर भारत अभियान में केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन किया गया है, ताकि इस तरीके से जल्द मीठी क्रांति को आगे बढ़ाया जाए और देश आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि वाकई केंद्र सरकार की ओर से अब यहां पर किट बांटे जाएंगे, किसानों को सारा खर्च जो है केंद्र सरकार खुद वहन करेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो ये किट बांटी जाएगी इसका किसानों को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है ना कि इस देश की सड़कों पर पेट्रोल यानी कि जो तेल है वो बहता है, तो लोगों की भाग्यों की नस नस में ये तेल, खाद्य तेल है वो बहता है। तो इस समय पर जिस प्रकार से तेल की कीमतें बढ़ रही है उसका कारण सबसे बड़ा तो ये है कि हमें बहुत सारा तेल, खाद्य तेल आयात करना पड़ता है, और आयात करने में हम उसकी जो दरें होती हैं, जिनकी कीमतें होती हैं, उन पर हमारा बस नहीं चलता, बल्कि उस देश का बस चलता है जो हमें भेज रहा है। और पिछले साल का कोरोना महामारी, जिसमें श्रमिकों की कमी और बहुत सारी चीजें ऐसी, जिससे कि तेल महंगा हो रहा है, और हमने देखा कि तेल बहुत ज्यादा महंगा हुआ। इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम कुछ तेल की जो उन्नत बीज हैं, वो उन्नत बीज की किट हम लगभग 30 लाख किसानों को बांटेंगे, जिसका कि पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। और उसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हम किसी प्रकार से तेल के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएं और उनकी कीमतों पर हमारा नियंत्रण रह सके। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों की आय दुगनी होने की भी बातें यहाँ पर कही जा रही है, तो कह सकते हैं किसान जब इस तरीके से, माफ कीजिएगा, सरकार जब इस तरीके से कदम उठाएगी तभी किसान आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। सुनील जी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसी उद्देश्य पर सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में, क्योंकि एक और दूसरी चीज है तेल के साथ में जो है, जिसमें सबसे ज्यादा जो उपभोक्ता होता है उनके साथ ठगी होती है, या जो सबसे ज्यादा महंगा होता है वो तो शहद, जिसे कि एक मीठी क्रांति का रूप दिया गया है। और उस तरफ भी कई सारे इस तरह के काम किए गए जिससे मधुमक्खी पालन के उन्नत तरीके डेवलप किए जा सके, विकसित किए जा सके, और किसान उस दिशा में भी काम कर सके। तो तेल, दाल और शहद, इन तीनों पर एकदम से सरकार ने फोकस करना शुरू किया है, जिससे कि एक तो परंपरागत खेती जो लोग कर रहे हैं उससे निकल के थोड़ा सा दूसरी तरफ आए, और इसके साथ साथ न केवल वो आत्मनिर्भर बने, बल्कि उपभोक्ता, जो देश का उपभोक्ता है, उसे भी कीमतों में समझौता ना करना पड़े और वो पौष्टिक खा सके और उचित दाम में खा सके। बिल्कुल। सुनील जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी जाती है, सरकार की ओर से तमाम फैसले, योजनाएं यहाँ पर बना दी जाती है, लेकिन धरातल पर वो सही तरीके से नहीं उतर पाती। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 लाख किसानों को फायदा होगा, 20 लाख किसानों को किट बांटी जाएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई तमाम 20 लाख किसानों के साथ साथ धीरे धीरे आने वाले दिनों में और भी किसानों को फायदा हो, और जो सरकार वाकई ही यहाँ पर उद्देश्य लेकर जो चल रही है वो यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आए। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा काम हो जाता है वो उन लोगों का काम हो जाता है जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, और जो कि किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स कहा जाता है, कृषि अधिकारी कहा जा सकता है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि हमारे कृषि अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं फील्ड में जाकर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें थोड़ा सा जागृत करना पड़ेगा। केवल किट बांटने से कुछ नहीं होगा, वो किट जब हमारी धरती में पड़ेगी और उसमें से अंकुर निकलेंगे, उस समय पहली जो उम्मीद की रोशनी है वो उस समय निकल कर आएगी, और उस समय हमें लगेगा कि हाँ, जो कदम सरकार ने उठाया, असल में सरकार की प्लानिंग हमेशा अच्छी होती है, परंतु अगर वो कहीं न कहीं से दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अच्छे लोग मिलकर उस प्लान को तैयार करते हैं, परंतु जो नहीं पहुंच पाती किसी कारण से धरातल पे,
तो कहीं ना कहीं जो बीच के लोग होते हैं, जिन्हें कि हम अधिकारी कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमी हो जाती है। परंतु हाँ, कृषि के क्षेत्र में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कृषि अधिकारी निरंतर किसानों के साथ है। और सबसे बड़ा उदाहरण ये होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बढ़ी है तो वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और उसका कारण है यही कृषि अधिकारी जो कि इन किसानों के साथ लगातार बने हुए हैं, और वो किसान जो कि लगातार कोरोना काल में ही अपने खेतों में डटे रहे हैं। देखो, किसान को तो उगाना है, उसे तो कुछ ना कुछ उगाना है, वो तो चाहता है कि हमें कुछ ऐसी चीज दी जाए जिससे कि हमें उगाने में अच्छा भी लगे और हमें उसका उचित दाम भी मिल सके। जी बिल्कुल। चलिए सुनील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश भर के विभिन्न शहरों में आज पेट्रोल और डीजल का भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। बुधवार और गुरुवार को 2 दिन लगातार स्थिर रहने के बाद में आज एक बार फिर से तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां आज पेट्रोल के दाम 17 से 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। और इसके साथ ही अब मुंबई में पेट्रोल का भाव 99.32 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल यहां पर 93.04 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। इसके अलावा डीजल की अगर हम बात करें तो 83.80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं पर कोलकाता में भी पेट्रोल डीजल की कीमत 1 रुपए 19 पैसे की बढ़त के साथ बिक रहा है। आपको यह भी बता दें कि कई राज्यों में चुनाव के बीच में 18 दिनों तक पेट्रोल डीजल के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद में 4 मई को इसमें इजाफा देखने को फिर मिला। तो आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही थी, दाम स्थिर थे, लेकिन आज सुबह फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार इजाफा हो रहा है। कह सकते हैं कि 10वीं बार यहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पहले लोग कोरोना से इतना परेशान है, कोरोना को लेकर तमाम सामानों की कालाबाजारी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन और सरकार लगातार कालाबाजारी को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि हर चीज के दाम यहां पर काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आम जन जीवन पूरी तरीके से परेशान है। लोग परेशान है कि कब इस कोरोना महामारी के साथ में महंगाई पर भी अंकुश लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन हर दिन यहां पर महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है और हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में धीरे धीरे करके यहां पर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से लगातार आप और मैं इस मुद्दे पर कई बार बातचीत कर चुके हैं, लगभग 2 दिन पहले की ही बात करें तो यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। 2 दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, आज फिर से यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे प्रशांत? जी देखिए प्रीति, लगभग अब तक 3 रुपए डीजल पे बढ़ चुके हैं और 2 रुपए 70 पैसे पेट्रोल पे बढ़ चुके हैं। तो ये बढ़ोतरी अगर आप समझे तो काफी ज्यादा हो चुकी है। और देखिए, एक तुलनात्मक अंतर करें, पिछले मई की बात करें तो दिल्ली में रेट पेट्रोल के 70 रुपए के आसपास थे और डीजल के रेट 62 रुपए के आसपास थे। अब देखिए, रेट 100 रुपए के आसपास जाने को है। और अगर कीमतों की बात करें तो ये दलीलें दी जाती है कि क्रूड कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है, उस कारण ये जिम्मेदार है। पिछले साल $31 प्रति बैरल था, $66 प्रति बैरल है। लेकिन ये समझिए, इंटरनेशनल कोर्ट्स हो चाहे रुपया डॉलर का एक्सचेंज रेट हो, इसके कारण बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर वही सब तय करता तो क्रूड ऑयल के रेट में दुगने से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। तेलों के रेट दुगने होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, आप देखिए पिछले साल मार्च से मई के बीच में केंद्र सरकार ने 13 रुपए और 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी टैक्सों के कारण। लेकिन अगर सरकार चाहे तो टैक्सों में कटौती कर सकती है, जिसका काफी फायदा हो सकता है। अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पेट्रोल पे 36% एक्साइज ड्यूटी होती है और 34% एक्साइज ड्यूटी होती है डीजल पर। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो 22% टैक्स राज्यों का होता है, यानी 20 से ज्यादा इस पर टैक्स होता है, जिसके कारण ये इतना महंगा पड़ता है और आम आदमी को नुकसान होता है। जी प्रीति।
बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे को लेकर कई बार बातचीत कर चुके हैं, हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और एटलीस्ट कम नहीं होंगे तो यहाँ पर बढ़ते हुए ना नजर आए। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद में फिर से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और सरकार कहती है कि आम जनजीवन, यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए लगातार सरकार दिन रात मेहनत करती हुई नजर आ रही है। साथ ही कोरोना महामारी में तमाम चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, कालाबाजारी भी लगातार देखने को मिल रही है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार का दोहरा चरित्र साफ दिखाई देता है। जी देखिए प्रीति, निश्चित रूप से आप समझिए, अगर बेस प्राइस से ज्यादा उस पर टैक्स लग रहा हो, यानी कि जो उसका बेस प्राइस है उससे आप ज्यादा एक्साइज ड्यूटी उस पे ले रहे हैं, राज्य उस पे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप जनता को राहत पहुंचाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से बेईमानी है। क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही आर्थिक मंदी है और लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उस दौरान अगर भारी टैक्सों के कारण उसकी जेब पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारा काम टैक्सों के कारण हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव थे तो आपने 4 बार कटौती करके दिखाई थी उस रेट में। क्रूड ऑयल के रेट तब भी वही था, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और रुपये का एक्सचेंज लेवल वही था, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं आया था। तो अगर आप चाहें तो आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, राज्य सरकारें भी कटौती कर सकती हैं और उसके कारण महंगाई पर भी असर पड़ सकता है, काफी चीजों के दाम घट सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। जी प्रीति। बिल्कुल प्रशांत, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अब हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।